कि अंग्रेजों का प्रसार भारत में कैसे हुआ। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस देयर पैरामाउंटसी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो मराठा एंड मैसूर बोथ वर थ्रेट फॉर ब्रिटिश कंपनी एंड इन सच टफ सिचुएशंस वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। तुम्हारा डिफेंस हमारे हाथ में होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन हमारे हाथ में होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर हमारे हाथ में होगा, और तुम गुड गवर्नेंस रखते हो या नहीं, उस गुड गवर्नेंस की जांच के लिए, उसके सुपरविजन के लिए एक हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट तुम्हें अपने दरबार में रखना हो। फैक्टर एवरीवेयर। द मैक्सिमम किंग्स डोंट हैव देयर ओन चाइल्ड। व्हाई? हमारे यहां एडॉप्शन पॉलिसी को मना कर दिया गया कि आपका एडॉप्शन पॉलिसी चलेगा नहीं, और सबसे पहले सतारा को मिलाया गया 1848। नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजों का प्रसार भारत में कैसे हुआ, और उस प्रसार में दो तरीके थे जिसमें एक हम पढ़ चुके हैं। हम एक पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिश एक्सपेंशन का जो एक तरीका था वो है पॉलिटिकली लड़ाई वड़ाई करके, जैसे बैटल ऑफ प्लासी किया, बैटल ऑफ बक्सर किया, एंग्लो मैसूर वॉर किया, कॉर्नेटिक वॉर किया, उसके बाद आंग्ल सिख युद्ध किया, आंग्ल मराठा मीन्स एंग्लो मराठा, एंग्लो सिख, बक्सर, प्लासी, वॉन्डिवॉस, बेदरा। थ्रू द लॉट्स ऑफ बैटल्स द ब्रिटिशर्स established their paramountcy, but still there was a major areas which was from the beyond the control of British Empire. So the second way, the second path to establish British paramountcy, the Britishers introduced their paramountcy administrative policy. अंग्रेजों ने एक तो लड़ाई करके जीता है, throughout the battles they extended their territory, they did their political expansions, and second one was by their administrative policy. In this administrative policy, it was a diplomatic administrative policy, diplomatic expansion we can say. हम कह सकते हैं कि ये डिप्लोमेटिक एक्सपेंशन, जिसमें हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये सब चीजों को पढ़ेंगे। एंड सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस दैट हाउ दे एस्टैब्लिश द अब्रॉड आर रिलेशंस विद द फॉरेन नेशंस। ओके, सो कम टू दिस, लेट्स डिस्कस ब्रिटिश पैरामाउंटसी, द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. It was the policy which introduced by Governor General Warren Hastings. Introduced by Warren Hastings. Okay? Warren Hastings जब भारत में, जब बंगाल में गवर्नर जनरल बनकर के आता है, उस समय कंपनी की स्थिति बड़ी नाजुक थी, बड़ा नाजुक दौर था। जस्ट बैटल ऑफ बक्सर हम जीते थे, अंग्रेज जीते थे बैटल ऑफ बक्सर, और उस समय मराठा, मैसूर और हैदराबाद, मैसूर चैलेंज दे रहा था, मराठा में पिंडारीज चैलेंज दे रहे थे। तो मराठा एंड मैसूर बोथ वर थ्रेट फॉर ब्रिटिश कंपनी, एंड इन सच टफ सिचुएशंस वॉरेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस. व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस? ही willing to create a buffer state by doing pact with the princely states. The policy of making buffer zone with princely states. देखो इस पॉलिसी में इसने क्या कहा, ये चाहता क्या है? ये चाहता है कि जितने इसके दुश्मन हैं ना, वो आपस में बफर स्टेट हो जाए। जैसे और बहुत सारे दुश्मन जो हैं, इसके जो बहुत सारे लोग और हैं जिनसे आज नहीं तो कल इनको थ्रेट मिल सकता है, चैलेंज मिल सकता है, उनके साथ ही उनको बफर जोन में लाना चाहता है। तो क्या किया इसने? ही ऑफर्ड मिलिट्री हेल्प। क्या ऑफर्ड कर दिया इसने? ही ऑफर्ड
मिलिट्री हेल्प। बोला कि एट देयर ओन एक्सपेंडिचर। इसने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम्हें तुम्हारे खर्चे पर रखने के लिए सेना मैं दे दूंगा। इट मीन्स अब आपको अगर अपनी सिक्योरिटी का बहुत इशू है, अगर आपको आपके सिक्योरिटी का चैलेंज है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, कोई इन्वेजन कर देगा, कोई अटैक कर देगा, तो क्या कीजिए, बोला ब्रिटिश आर्मी को लीजिए, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी विजेता आर्मी है, विक्टोरियस है। आपने देखा बैटल ऑफ प्लासी हमने जीता, बैटल ऑफ बक्सर हमने जीता, तो ये तमाम लड़ाइयों को जीतेगा। और उन लड़ाइयों की दुहाई दे करके वो जो स्मॉल स्मॉल प्रोविंसेस हैं, जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स हैं, उन प्रिंसली स्टेट्स को इसने क्या किया, तो उन प्रिंसली स्टेट्स को इसने ये कह दिया कि देखो ऐसा है कि आप अपने एक्सपेंडिचर पे हमारी आर्मी रखो, और हमारी आर्मी सबसे बेस्ट आर्मी है, लिहाजा आपको क्या मिलेगा, तो आप अपनी आर्मी रख लोगे और आपको हम हेल्प कर देंगे, जिससे आपका जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो फुलफिल हो जाएगा। Your security challenge, your security questions will resolve, your security tension will released। और आपको क्या करना होगा, आपके पास आपकी सेना तो है ही, तो उसकी जगह हमारी सेना रख लो। आप अपनी सेना को खर्चा करते ही हो, भाई सैलरी, जागीर, ट्रेनिंग कुछ तो दोगे ना सेना को, बोला हमारी सेना को दे देना। It was good or bad? It was worst, not good, neither good nor bad. It was worst. Why? अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के खर्चों पर अपनी सेना तैयार कर ली। उन्होंने हमारे खर्चे पर अपनी सेना तैयार कर ली, और हमारी सेना का क्या हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। द इंडियन सोल्जर्स आर नो मोर सोल्जर्स नाउ। दे वर नेग्लेक्टेड, हाईली नेग्लेक्टेड। सो द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द इंडियन सोल्जर्स वर डाइंग ग्रेजुअली। आपको क्या लगता है कि सैलरी के लिए हमारा फौजी सरहद पे जान देता है? जो सर कटाए हैं हमारे फौजियों ने, वो सैलरी के लिए नहीं साहब। सैलरी के लिए क्या सैलरी देती है भारत सरकार या कोई भी सरकार? अपने सैनिकों को क्या ही सैलरी देती होगी? इंसान के जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती। देयर इज अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, फीलिंग ऑफ सैक्रिफिकेशन। वो बलिदान की भावना जो उसे 35-40 हजार रुपए की नौकरी के लिए जान देने को मजबूर करती। साहब वो नौकरी नहीं, वो सेवा है, सर्विस है। 35-40 हजार की सैलरी में कोई जान देगा क्या? नहीं पता कि कब कहां से गोली आएगी और उसका काम तमाम कर देगी, नहीं पता। The feeling of nationalism is a prime thing. The feeling of nationalism is the thing for which our soldiers sacrifices their life. अपना सर्वोच्च बलिदान, वो उसी बलिदान, उस मातृभूमि से प्रेम, वो राष्ट्रवाद और उस देश की रक्षा से, देश से जो लगाव है, उसके लिए देता है। साहब सैलरी मैटर नहीं करती। अब यहां सैलरी तो मिल रही थी या नहीं मिल रही थी अलग बात है, बट ग्रेजुअली दे वर नेग्लेक्टेड, ग्रेजुअली दे वर डिफेम्ड। सो राष्ट्रवाद इधर रहेगा, ग्रेजुअली नेशनलिज्म नहीं रहा, और नतीजा क्या हुआ? अब धीरे धीरे हम ब्रिटिश आर्मी के डिपेंडेंट हो जाएंगे, और क्या वो अच्छा होगा हमारे लिए? नहीं। और चुपचाप वो किसी दिन राजा को कान पकड़ के उतार देगा, और अपना एक प्यादा एज अ गवर्नर, एज अ चांसलर, एज अ रेजिडेंट, एज अ चीफ कमिश्नर वहां स्टैब्लिश कर देगा। तो यही था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। रिंग फेंस एक ऐसा घेरा बनाना, और उस घेरे में जो भी स्टेट आएगा वो सारा स्टेट क्या होगा, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके पास अपनी सेना नहीं है, और अंग्रेजों ने उसको हेल्प का वादा कर रखा है। इनके खर्चे पे अपनी सेना अंग्रेज मजबूत कर रहा है, उन्हें आर्म्ड कर रहा है, उन्हें ट्रेंड कर रहा है, उन्हें एक लार्ज आर्मी को अंग्रेज मेंटेन कर रहा है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस विच इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट इज सब्सिडरी अलायंस।
Subsidiary alliance is nothing more. It was just the expansion of ring fence policy. It was just the expansion of ring fence policy introduced by Wellesley. Introduced by Wellesley. So let's see. Introduced by Wellesley in 1798. अब हम बात करते हैं कि इवैल्यूएशन कहां से हुआ है, तो इसका इवैल्यूएशन पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस से है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का एक्सपेंशन है। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का क्या है, ये एक्सपेंशन है और कुछ नहीं है। अब सवाल उठता है कि 1798 से 1805 तक डलहौजी यहां पर, वेल्लेस्ली यहां पर था और इसने धीरे धीरे इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। अब अगर आपको मैं पूछूं कि इस पॉलिसी को भारत में लाने वाला कौन था, ड्यूप्लेक्स। ये नई पॉलिसी नहीं है, इट वॉज ऑलरेडी इन इंडिया, इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन इंडिया and it was introduced in India by French governor Dupleix, and Wellesley was just spreading in India with the British government. अब वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल है वेल्लेस्ली और ये भारत में इस पॉलिसी को क्या कर रहा है, तो भारत में ये इस पॉलिसी को और ज्यादा स्प्रेड कर रहा है और ज्यादा एक्सटेंड कर रहा है। था क्या, इसने भी कहा भारतीय राजा महाराजाओं से कि वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कैसे मदद करेंगे, कहा वी विल हेल्प यू टू कॉन्क्वर द नेबरिंग स्टेट्स फास्ट, वी विल हेल्प यू टू मेक योर टेरिटरी सिक्योर, वी विल हेल्प यू टू एक्सपेंड योर टेरिटरी। कहा हम तुम्हें मदद करेंगे, किसमें, राज्य का विस्तार करना है, करो हम मदद करेंगे। कहा दुश्मन से डरते हो, कहा मत डरो हम मदद करेंगे, तुम्हारे सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हम करेंगे। कहा भाई इतना हेल्प करेंगे, कैसे, क्या करेंगे आप, बोला वी विल गिव यू मिलिट्री हेल्प। यहां भी क्या कहता है, यहां भी ये आपको एक ही चीज देगा, दैट इज व्हाट, दैट इज द मिलिट्री हेल्प। क्या मिलिट्री हेल्प देगा ये, क्या मिलिट्री हेल्प देगा ये, क्या मिलिट्री हेल्प देगा, क्या बोला इसने, दे ऑफर्ड मिलिट्री हेल्प, मिलिट्री हेल्प यानी आपको अपने खर्चे पर अगेन अपनी सेना रखनी होगी एट देयर ओन। कहा क्या लोगे बदले, का कुछ नहीं, वी आर फ्रेंड्स, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ अपनी सेना बताओ कितनी चाहिए तुम्हें, 50,000, तुम 1,00,000 ले जाओ। किसी राजा ने कहा मुझे 20,000 से, कहा 20,000 में क्या होगा, ये लो 50,000 सैनिक ले जाओ। खर्चा आपको देना, यह ध्यान रखिएगा, खर्चा वो इंडियन किंग देगा, वो प्रिंसली स्टेट का नवाब देगा खर्चा, खर्चा अंग्रेज नहीं देगा, यह ध्यान देना है, ठीक है। अब खर्चा अगर देना अंग्रेजों को नहीं है तो सेना बांट दिया उसने, फिर कहा बदले में कुछ तो चाहिए, देन ही डिमांडेड 3 थिंग्स, फर्स्ट योर डिफेंस, second your communication, and third is your external affair. And fourth कहा कुछ नहीं चाहिए हमें, कहा बस तुम्हारा डिफेंस हमारे हाथ में होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन हमारे हाथ में होगा, तुम्हारा एक्सटर्नल अफेयर हमारे हाथ में होगा, और तुम गुड गवर्नेंस रखते हो या नहीं, उस गुड गवर्नेंस की जांच के लिए, उसके सुपरविजन के लिए एक हमारा ब्रिटिश रेजिडेंट तुम्हें अपने दरबार में रखना होगा। क्या करना होगा, तो एक ब्रिटिश रेजिडेंट तुम्हें अपने दरबार में रखना होगा टू चेक आउट द गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कितना है तुम्हारे यहां, इसकी जांच के लिए तुम्हें एक ब्रिटिश रेजिडेंट कहां रखना होगा, अपने दरबार में रखना होगा। जस्ट इमेजिन एंड थिंक, जरा सोच के देखो कि जिस राजा के पास अपना डिफेंस नहीं है,
यानी मिलिट्री पे अब उसका होल्ड नहीं है। अब आप समझो कि राजा की हालत क्या हुई। सब्सिडरी अलायंस साइन करने के बाद राजाओं की हालत यह हुई कि जो तुम्हारा था, जो तुम्हें मिला वो तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा था अब वो तुम्हारा रहा नहीं। ब्रिटिश आर्मी आपको मिली क्या, ये आपकी थी? नहीं। और डिफेंस अगर अंग्रेजों के हाथ में आपने दे दिया है तो बैटल और पीस का डिसीजन किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। आपकी हालत यह है कि आपने इंडियन राजाओं के खर्चे पर एक लार्ज ब्रिटिश आर्मी वर बीइंग ट्रेन्ड एंड बीइंग नर्चर्ड। लार्ज ब्रिटिश आर्मी वर being trained and nurtured on Indian king's expenditure. हमारे खर्चों पर एक बड़ी विशाल सेना तैयार की गई। कहा कम्युनिकेशन नहीं। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आप क्या हो गए? आप आइसोलेटेड हो गए। क्या हो गए आप आइसोलेटेड हो गए। यानी अब आप किसी राजा से दोस्ती नहीं कर सकते, किसी से हाय हेलो नहीं कर सकते, और ना केवल राजाओं से बल्कि किसी यूरोपीय कंपनी से भी आप दोस्ती नहीं करेंगे। आप किसी यूरोपीय कंपनी से भी हाय हेलो दुआ सलाम नहीं करेंगे। कहानी खत्म, फिनिश। आप ये सब कुछ नहीं कर सकते किसी भी यूरोपीय कंपनी के साथ। ना हाय हेलो करेंगे, ना दुआ सलाम करेंगे, कुछ भी नहीं, खत्म, फिनिश। और एक्सटर्नल अफेयर, योर ओवर इकोनॉमी पे एक्सटर्नल अफेयर क्या होता है? इट इज अ टूल टू ऑपरेट द इकोनॉमिक बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस। अब दो देशों के बीच कोई बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस, क्यों? का आपको जितना ट्रेड करना है हमसे करो। भाई अगर आप केवल एक आदमी से ट्रेड करोगे तो अंग्रेजों की ट्रेड मोनोपोली डेवलप होगी, अंग्रेजों की ट्रेड मोनोपोली स्टैब्लिश होगी, और आपका क्या मिलेगा? और जब भी ट्रेड मोनोपोली होगी तो वो आदमी अपने रेट पे आपका रॉ मटेरियल्स, आपका जो है कच्चा माल और आपका जो रिसोर्सेज है वो एक्सप्लॉट करेगा अपने रेट पे। और उसके बाद ये रहा साहब ब्रिटिश रेजिडेंट, सर पे इसे भी लेके घूमना है। ब्रिटिश रेजिडेंट उस जमाने में दामाद से कम नहीं था भाई। यू हैव टू फुलफिल हिज ऑल लीगल, इलीगल, इथिकल, नॉन इथिकल, जायज, नाजायज, जितनी भी इसकी विशेष है यू हैव टू फुलफिल, अदरवाइज ही विल रोट अ रिपोर्ट फॉर बैड गवर्नेंस, एंड कुर्सी गई। जहां ही इसने बैड गवर्नेंस लिखा वैसे कुर्सी गई। अच्छा एक बात और, ये फांसी का फंदा है। क्या कोई राजा इससे बाहर आ सकता है? मना कर दे कि नहीं बहुत खर्चा हो रहा है, हम नहीं दे पाएंगे। इफ यू आर अनेबल टू पे द चार्जेस विच इम्पोज अपॉन यू, देन वी विल कैप्चर योर प्रोविंसेस, एंड बाय सेलिंग देम, बाय सेलिंग दोज प्रोविंसेस, वी विल कंपनसेट आवर एक्सपेंडिचर। कहा अगर कोई राजा चूका तो राज्य का हिस्सा बेच करके उससे वो खर्चा वसूला जाएगा। यानी अगर एक बार साइन कर दिया तो आपने अपने दोनों हाथ अपने ही हाथों से काट के अंग्रेजों को दे दिया है, अब सिर्फ गर्दन कटनी बाकी है। नाउ द इंडियन किंग्स नवाब आर यूजलेस, गुड फॉर नथिंग। बचा कुछ भी नहीं, वो यूजलेस हो गए। ये था सब्सिडरी अलायंस। The Nizam of Hyderabad was the first person who signed over subsidiary alliance. सबसे पहले सहायक संधि पर साइन किसने किया था? तो सबसे पहले सहायक संधि पर साइन ब्रिटिश निजाम ने किया था। एक बात और, इसका खर्चा, ये ब्रिटिश रेजिडेंट जो आपकी राजधानी में रहेगा, इसका खर्चा कौन देगा? आप देंगे। आप देंगे, बट ये आपका गुलाम नहीं होगा। स्पेशली क्लियरली लिखा है सब्सिडरी अलायंस के प्रोविजंस में, यू हैव टू कीप अ ब्रिटिश रेजिडेंट टू चेक आउट द गुड गवर्नेंस इन योर स्टेट और नॉट. You have to pay all the expenditure
of that British resident, but consider one thing, he would not be your subordinate. वो तुम्हारा सबॉर्डिनेट नहीं है, वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, तुम्हारे सर पे, तुम्हारे पैसे पे, तुम्हारे राज्य में रह के, तुम्हारा खाके और तुम्हारे सर पे तांडव करेगा। यह है ब्रिटिश रेजिडेंट। ये इस सब्सिडरी अलायंस ने हमारे राजाओं की ये दुर्गति कर दी थी। ठीक है, 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने साइन किया, उसके बाद बाकी लोगों ने मना कर दिया था। लाइक एक राज्य है और उस राज्य का नाम है मैसूर। मैसूर ने मना कर दिया, सीधा सरळ कह दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। मैसूर ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? बोला, मैसूर ने कहा कि हम सब्सिडरी अलायंस पर साइन नहीं करेंगे। और जब मैसूर ने कहा कि हम सब्सिडरी अलायंस पर साइन नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या हुआ? तो उसका रिजल्ट, उसका नतीजा यह था कि सब्सिडरी अलायंस मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे साइन। तो टीपू के मरने के बाद, आपको याद होगा मैंने पढ़ाया है कि वेल्जेली ने सब्सिडरी अलायंस को उन पर थोप दिया था। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सब्सिडरी अलायंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टेट विच एक्सेप्टेड द अलायंसेस, सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने किया था, उसके बाद से जो है अवध ने किया है, तंजौर ने किया है, पेशवाओं ने किया है, सिंधिया ने किया है, जोधपुर, जयपुर ने किया है। देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेट हु साइंड ओवर सब्सिडरी अलायंस। एंड नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, 1848, डलहौजी, 1848। What is the doctrine of lapse? Dalhousie understood how the acquire, how the capture the princely states. So he considered that there is a common factor everywhere. The maximum kings don't have their own child. Why? Why? देखो, एक बड़ा पुराना सा जगनिक ने लिखा है कि 12 बरस कुकुर जीवे, 13 बरस जीवे सियार, और 18 बरस क्षत्रिय जीवे, बाकी के जीवन को धिक्कार। जगनिक लिखते हैं, आल्हा बुंदेलखंड के कवि हैं जगनिक, कि 12 बरस कुकुर जीवे, शायद 16 बरस सियार, ऐसा कुछ है, 16 बरस सियार और 18 बरस क्षत्रिय जीवे, बाकी के जीवन को धिक्कार। वहां पे ट्रेंड क्या था कि राजा तब बनेगा राजकुमार, तब अनाउंस होगा जब वो युद्ध में जाएगा, और जैसे 18 साल का राजकुमार हुआ राजपूतों में, उसे लड़ने के लिए भेज देंगे। और कई बार ऐसा होगा कि लड़ाई से राजकुमार की खबर आई, राजकुमार नहीं आया। अब अगर राजकुमार का ब्याह हो चुका है तो राजकुमारी बाल विधवा, अपना बच्चा नहीं है तो बच्चा गोद लेना पड़ेगा। कई बार राजकुमार लड़ने में इतना बिजी हुआ, एक के बाद एक भूल गया ब्याह भी करना था। महाराज गंगाधर राव झांसी बुढ़ापे में ब्याह किया और बुढ़ापे में एक बच्चा हुआ, और वो बच्चा भी 7 महीने के अंदर महादेव ने उसे अपने पास बुला लिया। 7 महीने का बच्चा मर गया और उसी शोक में महाराज भी मर गए। अब झांसी पे इंपोज करेगा क्या? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। व्हाई? इफ द किंग डोंट हैव हिज ओन सक्सेसर एंड इट मस्ट बी रॉयल ब्लड, उसका अपना खून, उसका अपना बच्चा होना चाहिए, then the empire would merge into British Empire. The queen would get pension and his adopted son cannot be his heir or successor. कहा राजा के मरने के बाद उसका जो गोद लिया हुआ बच्चा है, उस बच्चे को क्या मिलेगा? तो उस बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार नहीं मिलेगा, राज्य को मिला लिया जाएगा। ठीक है, तो समझिए, नो टू एडॉप्शन पॉलिसी। हमारे यहां एडॉप्शन पॉलिसी को मना कर दिया गया कि आपका एडॉप्शन पॉलिसी चलेगा नहीं, और सबसे पहले सतारा को मिलाया गया 1848। सतारा, उसके बाद मिलाया गया जैतपुर और संभल। जैतपुर एंड
संभलपुर, ठीक है। 1850 बघाट, एंड देन 1852 उदयपुर, and 1853 झांसी, and 1854 नागपुर, ठीक है। इतने राज्यों को मिलाया, 1848 सतारा, 1849 जैतपुर एंड संभलपुर, 1850 बघाट, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी और 1854 नागपुर। इतना स्टेट्स को इसने मिला लिया है। क्यों? क्योंकि अडॉप्टेड सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द सक्सेसर। राजा के गोद लिए हुए बच्चे को हम उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। और उस समय ऐसे तमाम राज्य थे जिनके पास अपना कोई वारिस, अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वो जिंदा ही थे किस पर? तो वो चल रहे थे अपने उत्तराधिकारियों पर। तमाम राज्य। क्यों भाई? लड़ेगा राजा, लड़ेगा तो युद्ध में मारा भी जाएगा। और कई बार युद्ध में जब राजा की मृत्यु हुई है उस समय उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं है। तो ये 3 पॉलिसीज के जरिए डलहौजी ने एक बड़े राज्य का निर्माण किया, एक बड़ा ब्रिटिश पैरामाउंसी को स्टैब्लिश किया और भारत में अंग्रेजों की जीत को एक लॉन्ग लास्टिंग जीत के रूप में कन्वर्ट किया। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है? तो अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे हमारे फॉरेन रिलेशंस के बारे में। अभी के लिए यहीं तक, हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।